हेलो फ्रेंड्स, आर टुडेज टॉपिक इज़ बायो अवेलेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए। इस पे यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ऐसे आ सकता है, और अगर ऐसे नहीं आया तो बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस दोनों मिला के LAQ आ सकता है। तो एक 5 स्टार टॉपिक है जिसको आप मिस नहीं कर सकते। तो आज के वीडियो में मेनली हम बायो अवेलेबिलिटी पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बायो इक्विवेलेंस पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ बायो अवेलेबिलिटी? Bioavailability is nothing but fraction of drug that reaches systemic circulation in unchanged form with time। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम कोई ड्रग को दे रहे हैं तो उसमें से कितना फ्रैक्शन सिस्टेमिक सर्कुलेशन में अनचेंज फॉर्म में पहुंच रहा है, उसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने 10 मिलीग्राम ड्रग दिया ओरल रूट से, और उसमें से 4 मिलीग्राम ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचा, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई? 4 मिलीग्राम। करेक्ट। अगर आपको भी 4 मिलीग्राम लग रहा है तो आप गलत हो, क्योंकि देखो बायो अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन में ही लिखा है फ्रैक्शन ऑफ ड्रग, और जो 4 मिलीग्राम ये क्या है? ये अमाउंट है, ये अमाउंट ऑफ ड्रग है। तो हम इसका फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज ये 10 मिलीग्राम मैंने ड्रग दिया तो ये 100% है। इसमें से 4 मिलीग्राम ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन में गया तो ये कितना हो जाएगा? मतलब 40% ड्रग गया है। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई? 40% हो गई। अब बायो अवेलेबिलिटी का सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये डिटरमाइन कर सकते हैं हम इससे डोज को। अगर किसी की ड्रग की हाई बायो अवेलेबिलिटी मतलब उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग जा रहा है, इसलिए उसका हम लो डोज देंगे। वहीं पे अगर किसी ड्रग की लो बायो अवेलेबिलिटी मतलब लेस अमाउंट ऑफ ड्रग जा रहा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, इसलिए हम उसका हाई डोज देंगे। अगर किसी ड्रग की हाई बायो अवेलेबिलिटी और हम उसका हाई डोज देते हैं तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? टॉक्सिसिटी हो जाएंगी। और वहीं पे अगर किसी ड्रग की लो बायो अवेलेबिलिटी हो और हम उसका लो डोज अगर देते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? थेरापेटिक इफेक्ट नहीं आएगा। अब बायो अवेलेबिलिटी जो इंट्रावेनस रूट है ना उसकी 100% होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड और रेफरेंस वैल्यू लेते हैं। अब इंट्रावेनस रूट की 100% क्यों होती है? क्योंकि इंट्रावेनस रूट में सेलुलर बैरियर नहीं होता है। हम डायरेक्टली ड्रग को ब्लड में इंजेक्ट करते हैं, ना ही फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। इसलिए IV रूट की बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है, और IV रूट के अलावा जितने भी रूट्स हैं उनकी लेस देन 100% होती है। तो हम देख लेते हैं कि कौन से रूट की कितनी बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो IV रूट की 100% होती है। फिर IM और सबक्यूटेनियस रूट की 75 to 100 होती है। अब IM और सबक्यूटेनियस रूट की इतनी ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो मसल्स और सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं ना, ये रीच होते हैं ब्लड सप्लाई में। यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड एब्जॉर्ब होगा और ज़्यादा ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएंगे, इसलिए इनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। और लीस्ट बायो अवेलेबिलिटी किसकी होती है? वो ओरल रूट की होती है, क्योंकि ओरल रूट में फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है, इसलिए लेस अमाउंट ऑफ ब्लड जाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में। फिर रेक्टल रूट की 30 to 100% होती है। इनहेलेशनल रूट में 5 to 100 होती है। ट्रांसडर्मल रूट में 80 to 100 होती है। अब बायो अवेलेबिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ को ड्रा करते हैं। ड्रग के प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ को ड्रॉ करके हम उसका एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करते हैं, और फिर उस एरिया अंडर कर्व को हम IV रूट के बायो एरिया अंडर कर्व से कंपेयर करते हैं, और इस तरह से हम बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो हम ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ को समझते हैं। तो होता क्या है? देखो, Y एक्सिस पे प्लाज्मा कंसंट्रेशन है, वहीं पे X एक्सिस पे टाइम है। तो देखो, अगर ये सपोज ये ओरल रूट का मैंने ग्राफ बनाया है,
तो इनिशियली क्या होगा, जब टाइम ज़ीरो होगा, जब मैंने ड्रग ओरली दिया तो ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि मैं जब ड्रग दूंगा फिर ओरल रूट से मैं ड्रग अगर दे रहा हूँ तो फिर वो जीआईटी में जाएगा, जीआईटी से उसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन जाने के बाद वो लीवर में जाएगा, फिर लीवर से वो हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट से ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाएगा। तो प्लाज्मा में जाने के लिए उसको टाइम लगेगा, इसलिए जब टाइम ज़ीरो होगा तब प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग कितना होगा, ज़ीरो होगा ओरल रूट से। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम के साथ ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा और एक टाइम आ जाएगा जब ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा, उसको हम कहते हैं सी मैक्स। फिर ड्रग का इफेक्ट ख़त्म होने लगेगा, ड्रग कम होने लगेगा तो फिर टाइम के साथ फिर से ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। वहीं पे जो आईवी रूट है उसमें क्या होता है, हम ड्रग को आईवी रूट में हम ड्रग को वेन में इंजेक्ट करते हैं, सुपरफिशियल वेन में इंजेक्ट करते हैं, हमने पढ़ा भी था। मतलब ड्रग सीधे प्लाज्मा में जा रहा है, मतलब हम ड्रग को इंजेक्ट कर ही प्लाज्मा में रहे। तो जब टाइम ज़ीरो रहेगा तब आईवी रूट में प्लाज्मा कंसंट्रेशन कितना होगा ड्रग का, तब मैक्सिमम होगा। और फिर जैसे जैसे टाइम कम होता जाएगा प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होता जाएगा आईवी रूट से ड्रग का। तो एरिया अंडर कर्व क्या है, ये जो है ना, ये जो एरिया है ना इस कर्व के अंडर का, इसको हम एरिया अंडर कर्व कहते हैं। आईवी रूट का एरिया अंडर कर्व मैक्सिमम होता है। आप कंपेयर भी कर सकते हो, मतलब ये दोनों ग्राफ को। तो बायो अवेलेबिलिटी हम इससे कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करते हैं। जिस रूट की हमको बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करना है हम उसका एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करते हैं और उसको हम कंपेयर करते हैं एरिया अंडर कर्व ऑफ आईवी रूट से। तो बायो अवेलेबिलिटी का फॉर्मूला है एरिया अंडर कर्व ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ऑफ एनी रूट डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व ऑफ कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ ऑफ आईवी रूट। अब मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, तो एरिया अंडर कर्व है क्या, तो इट इज़ नथिंग बट टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग कमिंग इनटू द ब्लड विद टाइम। मतलब टाइम के साथ कितना अमाउंट ऑफ ड्रग ब्लड में आ रहा है उसको हम एरिया अंडर कर्व कहते हैं। एरिया अंडर कर्व एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन बताता है, मतलब कितने ड्रग का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन होगा तभी तो ड्रग ब्लड में आएगा। और आईवी रूट का एरिया अंडर कर्व मैक्सिमम होता है क्योंकि 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, मैंने बताया अभी देखो ये एरिया अंडर कर्व है आईवी रूट का और ये मैक्सिमम होता है। एरिया अंडर कर्व को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, अगर बायो अवेलेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो हमको एरिया अंडर कर्व पता चाहिए। तो अब एरिया अंडर कर्व को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हम एरिया अंडर कर्व देखो ये एरिया को हमको कैलकुलेट करना है, तो हम डायरेक्ट तो कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई हमारे पास फॉर्मूला ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एरिया अंडर कर्व को हम डिवाइड करते हैं ऐसे छोटे छोटे ट्रेपेजॉइड्स में। और ये ट्रेपेजॉइड्स का एरिया तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हमने मैथ्स में इसका फॉर्मूला पढ़ा है। तो हम क्या करते हैं ट्रेपेजॉइड्स का एरिया कैलकुलेट करते हैं और उसको ऐड कर देते हैं, तो हमको एरिया अंडर कर्व मिल जाता है। तो इस तरह से हम एरिया अंडर कर्व को कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एरिया अंडर कर्व इज़ कैलकुलेटेड बाय ट्रेपेजॉइड रूल। ये आप इम्पॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए क्योंकि इसके ऊपर एमसीक्यू आ सकता है। अब प्लाज्मा कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। तो हमको पता है कि जब टाइम ज़ीरो रहेगा तब प्लाज्मा कंसंट्रेशन भी ज़ीरो रहेगा। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग बढ़ता रहेगा और फिर एक ऐसा टाइम आएगा जब प्लाज्मा कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा, उसको हम सी मैक्स कहते हैं। सी मैक्स इज़ नथिंग बट मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग। अभी जो सी मैक्स की वैल्यू है ना, ये मैक्सिमम टॉलरेबल कंसंट्रेशन से कम होनी चाहिए और मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ये मैक्सिमम टॉलरेबल कंसंट्रेशन से ज़्यादा हो गई तो क्या होगा, ड्रग की टॉक्सिसिटी हो जाएंगी। और अगर मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से कम हुई तो क्या होगा, ड्रग का थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा। टी मैक्स क्या है,
टी मैक्स क्या बताता है? पहले तो ये रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बताता है। अगर कहीं भी रेट आ रहा है मतलब टाइम की बात हो रही है। तो टी मैक्स को हम ऐसे कह सकते हैं, टी मैक्स को हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज़ द टाइम in which plasma concentration of drug becomes maximum। अब एरिया अंडर कर्व क्या है? ये टोटल एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को बताता है। ये पूरा क्या है? एरिया अंडर कर्व है। अब बायो अवेलेबिलिटी का कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि फ्रैक्शन है, और बायो अवेलेबिलिटी को हम एफ से डिनोट करते हैं। अभी टी मैक्स के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ते हैं कि मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो उसके लिए मैं पहले थोड़ी सी जगह बना लूँ। सपोज मेरे पास ये ग्राफ है ए ड्रग का, ये उसका सी मैक्स है और इसका टी मैक्स है। वहीं पे मेरे पास ग्राफ है बी ड्रग का, उसका सी मैक्स है और ये टी मैक्स का है। तो ये ग्राफ देख के आपको क्या पता चल रहा है? जो ए ड्रग का ग्राफ है उसका टी मैक्स कम है और उसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन जल्दी बढ़ रहा है और जल्दी कम हो रहा है, मतलब ये शॉर्ट एक्टिंग ड्रग होगा। और जो बी ड्रग है इसका टी मैक्स ज़्यादा है, मतलब ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होगा और इसका प्लाज्मा कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है और धीरे धीरे कम हो रहा है। अब एक और कंसेप्ट के बारे में बात करते हैं। पहले मैं थोड़ी जगह बना लूँ। तो हमारे पास कुछ ऐसे ड्रग्स है जिनका टी मैक्स बहुत कम है, जैसे निफेडिपिन, इसको हम हाइपरटेंशन में देते हैं। दूसरा है थियोफिलिन, इसको हम क्रोनिक एस्थमा में देते हैं। हम इनको दे तो क्रोनिक डिसीज़ में दे रहे हैं, लेकिन इनका टी मैक्स बहुत कम होता है। तो हम क्या करते हैं, इनके टी मैक्स को बढ़ाने के लिए इनको मॉडिफाई करते हैं जिससे लॉन्ग एक्टिंग बन जाते हैं। और इसी को हम कहते हैं कंट्रोल्ड रिलीज प्रिपरेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। कौन से फैक्टर्स जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन मेन 3 फैक्टर्स हैं जिनके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए, और बाकी के जो फैक्टर्स हैं अगर उनके आपको नाम भी पता है तो काफ़ी है। सबसे पहला है एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ज़्यादा ब्लड जाएगा, इसलिए बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। अगर एब्जॉर्प्शन कम होगा तो बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। दूसरा है रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। हमने पढ़ा है कि अलग अलग रूट का अलग अलग बायो अवेलेबिलिटी होती है। तीसरा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा तो कम ब्लड जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन में, इसलिए बायो अवेलेबिलिटी कम होगी। और अगर कम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होगा तो बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कौन से रूट से होता है? ओरल रूट से होता है, इसलिए ओरल रूट की लीस्ट बायो अवेलेबिलिटी होती है। वहीं पे सबसे कम फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर आईवी रूट का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं है, इसकी वजह से उसकी मैक्सिमम बायो अवेलेबिलिटी होती है। अदर फैक्टर्स कौन से जिनके आपको सिर्फ नाम भी पता रहेंगे तो काफ़ी है। सबसे पहला है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ड्रग, फिर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो हमने पढ़ लिया, फिर पीएच एंड आयनाइजेशन है, फूड है, प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स,
एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस, मतलब अगर सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा तो बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी। और अगर कम सरफेस एरिया है तो कम बायो अवेलेबिलिटी। फिर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड अदर डिसीजेस, जैसे कि गैस्ट्राइटिस। गैस्ट्राइटिस में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, उसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी भी कम हो जाती है। फिर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हमने पढ़ लिया। फिर हेपेटिक डिसीजेज, और लास्ट में आता है एंटेरो हेपेटिक साइक्लिंग। सो दैट्स ऑल अबाउट बायो अवेलेबिलिटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।